जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं कहूंगा ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में साथियों आएंगे ही आएंगे। मैं कहूंगा यहां से आपको लगभग साथियों 10 सवाल देखने को मिलेंगे और टोटल कितने सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं, लगभग 125 सवालों के आसपास मैं आपको सवाल करवाने वाला हूं। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, और खाकी वर्दी को पाना चाहते हैं तब भी आपका इस वीडियो में स्वागत है। चलिए, तो 125 सवाल होंगे और चेक कीजिएगा कि कितने इसमें से सवाल आपके बिल्कुल सही बैठते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मैं कहूंगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो कमेंट में मुझे बताइए। मैं कहूंगा मैं भी आपको अगर बता दूं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, दीजिए। अभी मैंने आपको सवाल दिया, अभी ये सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं साथियों। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अगला देखिए, करके किस ग्रह को सुबह शाम का तारा कहा जाता है? तो मैं कहूंगा शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो साथियों सुबह शाम का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों शुक्र ग्रह जो है ना, ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला सवाल देखिए, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह की अगर बात करें कौन सा है? तो गर्म ग्रह भी साथियों शुक्र ग्रह। देखिए बहुत सारे सवाल बनते हैं, सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र ग्रह, अगर पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह तब भी साथियों शुक्र ग्रह, और सुबह शाम का तारा तब भी साथियों शुक्र ग्रह, और सबसे गर्म सवाल तो आपके सामने है, सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र ग्रह। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस ग्रह का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? अगर आपसे पूछा जाए तो बुध ग्रह आपको बताना है सूर्य के सबसे नजदीक है। सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती है? मंगल ग्रह पर, नेपच्यून ग्रह पर, शनि ग्रह पर, यूरेनस ग्रह पर? मैं कहूंगा नेपच्यून ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं, है ना? तो ये साथियों घूर्णन की वजह से होते हैं। ये सवाल कई बार आपकी परीक्षा में आया है, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो मैं कहूंगा सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या साथियों 8 है, जिसमें से पृथ्वी एक ग्रह है जिसपे हम लोग विराजमान है, ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी का उपग्रह क्या है ये एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगला देखिए, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह मैंने आपको बताया। सबसे ठंडे ग्रह की अगर बात करें तो साथियों यूरेनस है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करके किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मैं कहूंगा मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? अगर आपसे पूछा जाए 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन कितने हाई कोर्ट हैं अगर पूछा जाए तो 25 हाई कोर्ट हैं। उसके बाद देखिए, रेलवे मंत्री पद पर पहली महिला कौन बनी थी? यानी कि रेलवे मंत्री पद पर पहली महिला जो बनी थी वो साथियों ममता बनर्जी बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह का साथियों कौन सा है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह? तो आपको ध्यान रखना है शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगला देखिए साथियों, है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात, देखिए मैंने अभी आपसे पूछा था सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो मैंने आपको यूरेनस बताया था। अगर सवाल में ऐसे पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आपको साथियों नेपच्यून बताना है, यानी कि तो आपको वरुण ग्रह बताना है। खैर अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ा ग्रह मैंने आपको बताया बृहस्पति ग्रह है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? साथियों अब टॉपिक आपके सामने यहां पर चेंज हो चुका है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो साथियों कान में होती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम साथियों स्टेपीज है। और सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात करें साथियों, ये हमारी जांग में होती है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम साथियों फीमर होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो मैं कह सकता हूं नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, करके भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1925 में नहीं, 1930 में नहीं, 1934 में भी नहीं साथियों। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी 1935 है तो बिल्कुल करेक्ट है। इसरो की अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है? देखिए इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। चलिए
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो साथियों इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेकिन हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना साथियों 1969 में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बीएसएनएल की अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें कि बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग यहां पर साथियों मुझे फटाफट बता दीजिए। आपको ध्यान रखना है साथियों कि बीएसएनएल की स्थापना की अगर बात करें तो 2000 में इसकी साथियों स्थापना हुई थी। लेकिन बीएसएनएल का इसको फुल फॉर्म क्या है? तो भारत संचार लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और भारतीय संचार निगम लिमिटेड इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मैं कहूंगा जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए नाटो की अगर बात करें तो नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुझे बताइए। नाटो की अगर बात करें बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। कहां पर साथियों? नाटो की अगर बात करें तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। यह बात आपको साथियों यहां पर याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम नाटो की फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सीबीआई की फुल फॉर्म है। भारतीय वायुसेना दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नाबार्ड की स्थापना साथियों किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो मैं कहूंगा शिव रमन समिति की सिफारिश पर ही साथियों नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अच्छा, कब की गई थी नाबार्ड की स्थापना? ये एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में साथियों बताइए। कह रहे कि सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय, तो सार्क का मुख्यालय साथियों नेपाल में स्थित है। नेपाल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। तो मैं कहूंगा वॉशिंगटन डीसी में ही साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो गंगा नदी पश्चिम की ओर बहती है या साथियों यमुना नदी, नर्मदा नदी? मैं कहूंगा नर्मदा नदी जो है ना ये पश्चिम की ओर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। देखिए आपका जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम है, अगर आप वाकई में इस होमगार्ड की परीक्षा को साथियों क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जॉब मेरे हिसाब से बहुत शानदार है जो, और बहुत कम एलिजिबिलिटी है ना, बहुत कम एलिजिबिलिटी है, योग्यता है सिर्फ 10वीं पास साथियों इसकी योग्यता है। तो अगर आप खाकी वर्दी के शौकीन हैं, खाकी वर्दी के अगर साथियों आप शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी सिटी में ही जॉब करें, जो आप नौकरी करें, जो आप सर्विस करें, अपनी जॉब में करें, तो ये समझ लीजिए इस बार आपको खून पसीना एक कर देना है और साथियों इस जॉब को हर हालत में आपको लेना ही लेना है। क्योंकि इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो जो आपका साथियों बेरोजगार है वो चीज हट जाएगी, और दूसरी साथियों जो पैसों की कमी है वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बार आपकी एज है, क्योंकि ये भर्ती इतनी जल्दी नहीं आती है साथियों, 6, 7, 8 सालों में आती है, क्योंकि ये बहुत पहले साथियों भर्ती आई थी और इस बार आई है 40,000 वैकेंसी आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। मेरे हिसाब से अगर मैं अपने हिसाब से कहूं तो मुझे तो अभी तक नहीं याद है कि होमगार्ड की भर्ती कब आई थी, बहुत साल पहले आई थी। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है, इसलिए मैं आपकी तैयारी इतनी कंप्लीट करवा दूंगा कि इन 100 सवालों में से साथियों आपके लगभग 85 सवाल सही हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा करना, 100 में से 85 सवालों की तैयारी करना चाहते हैं और अगर 85 सवाल सही कर दिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो साथियों इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, टारगेट सिलेक्शन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को साथियों लाइक कर लीजिए। डेली मैं आपको एक क्लास दूंगा, एक वीडियो दूंगा, लगभग 100-125 क्वेश्चन दूंगा एक वीडियो में, उनको डेली आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप ये वादा करते हैं तो मुझसे आप वादा ले सकते हैं कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस यूपी होमगार्ड भर्ती में। करके गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है साथियों गोदावरी नदी को। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल साथियों ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाई जाती है? लूनी नदी, साबरमती, बाणगंगा या घंगर? मैं कहूंगा लूनी नदी जो है ना ये राजस्थान की जीवन रेखा कहलाई जाती है।
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? जब ये भारत में प्रवेश करती है ना ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो ये भारत से बाहर से आती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम साथियों दिहांग हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका नाम साथियों दिहांग हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कौन सी नदी बिहार का शोक है? ये साथियों 100 से ज्यादा बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। 100, 200, इसकी कोई गिनती नहीं है, हर बार साथियों लगभग आता है, ये समझ लीजिए, है ना। चलिए अगर कोई परीक्षा ऐसी जिसमें बहुत सारी शिफ्ट हैं तो उसमें ये आएगा, कई बार आएगा। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? मैं कहूंगा कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। और अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? मैं कहूंगा नर्मदा नदी साथियों हिमालय से नहीं निकलती है। उसके बाद देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल की अगर बात करें तो साथियों सतपुड़ा है। सतपुड़ा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? मैं कहूंगा लूनी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी जल प्रपातों के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि देखिए नदी से संबंधित 1 से 2 सवाल परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। मैं कहूंगा 2 से 3 सवाल भी नदियों से संबंधित पूछे जा सकते हैं, इसलिए नदियों से संबंधित मैं आपको सवाल करवा रहा हूं। कौन सी नदी जल प्रपातों के लिए प्रसिद्ध है? मैं कहूंगा साथियों कावेरी नदी जो है ना, ये जल प्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए, साबरमती नदी कहां से निकलती है? तो साबरमती नदी की अगर बात करें तो यह साथियों अरावली से निकलती है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदी गुजरात में जाकर गिरती है? तो गुजरात में जो नदी गिरती है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, यानी कि नर्मदा नदी साथियों गुजरात में जाकर गिरती है। अगला सवाल देखिए, कह के कौन सी नदी झारखंड की मुख्य नदी है? तो मैं कह सकता हूं साथियों दामोदर नदी जो है ना, यह झारखंड की मुख्य नदी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सिस्ता नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो सिस्ता नदी जो बहती है वो साथियों पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कह रहे सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है साथियों सोन नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी, है ना। कावेरी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? अगर आपसे पूछा जाए तो यह तमिलनाडु में साथियों सबसे अधिक बहती है कावेरी नदी। उसके बाद देखिए, कह रहे विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? मुझे बताइए। दिवस से संबंधित भी 1-2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो अब महत्वपूर्ण दिवस वाले सवालों को हम लोग देख लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया जाता है। जिनका आंसर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 5 जून को, 10 दिसंबर को, 4 जुलाई को। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है 22 मार्च को, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। देखिए 50 सवाल साथियों आपके यहाँ पर हो चुके हैं। लगभग 125, 26, 27 क्वेश्चन के आसपास हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस को साथियों कर जाइएगा, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन के बाद आपको थकावट लगती है तो ये पहचान है कि आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी साथियों बाद में। तो आप थोड़ी सी अपनी स्टेमिना बढ़ाइए, क्षमता बढ़ाइए, है ना, खान-पान बढ़िया करिए और इस होमगार्ड वाली भर्ती में आप अपना सिलेक्शन साथियों निश्चित तौर पर 100% कर लीजिए, है ना। चलिए, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 21 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस साथियों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल। मैं कहूंगा 22 अप्रैल को साथियों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तो साथियों 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह भी साथियों 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। उसके बाद देखिए, विश्व ओजोन दिवस, ये बहुत परीक्षा में साथियों मैंने देखा है कई बार। तो आपको ध्यान रखना है विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चेचक के टीके का विकास साथियों किसके द्वारा किया गया था? मुझे बताइए।
तो साथियों एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करें तो एडवर्ड जेनर के द्वारा ही साथियों चेचक के टीके का विकास किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं साथियों? 351 तहसीलें हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हो सकता हो थोड़ी बहुत यहां पर बढ़ गई हो, है ना। अगला सवाल देखिए गेटवे ऑफ लिखा अधूरा सवाल है, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है गाजियाबाद की अगर बात करें, गाजियाबाद को ही गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पक्षी विहार स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कहां पर? मैं कहूंगा साथियों एटा में। उत्तर प्रदेश में कहां पर? एटा में। आपको ध्यान रखना है पटना पक्षी विहार स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत का संबंध किससे? यानी कि ये किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो ये साथियों राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था, इसलिए जिनका ये आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर किसने किया? यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी वहां इसका नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों हुआ था, कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अच्छा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, नहीं 1927 में, नहीं 1930 में, नहीं 1942 में साथियों शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर आपका डी होगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, चंद्रशेखर बोस के द्वारा। चलिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो मैं कहूंगा बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। क्रिप्स मिशन साथियों ये कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो आया भारत ये 1942 में आया। तो 1942 अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। कह रहे हैं कि अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, फतेहपुर सीकरी में। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है आगरा में स्थित है साथियों अकबर का मकबरा। कहां पर? आगरा में स्थित है। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? नाम आपने बहुत सुना होगा लेकिन इनका वास्तविक नाम बताइए। लक्ष्मी देवी नहीं, रामाबाई नहीं, मणिकर्णिका साथियों इनका वास्तविक नाम है झांसी की रानी का। उसके बाद देखिए भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? 1498 में आए थे, 1608 में आए थे, 1707 में आए थे, 1757 में आए थे। मैं कहूंगा 1608 में साथियों अंग्रेज लोग आए थे। उसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो 1757 में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए 1857 की जो क्रांति थी ये कहां से शुरू हुई थी? दिल्ली से शुरू हुई थी, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो अगर आपका जवाब मेरठ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी साथियों कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मैंने आपको बताया था ये कहां पर होती है। तो एक बार कमेंट में मुझे बताइए कहां पर होती है, क्योंकि ये बात मैं आपको यहां पर ऐसे करके बता चुका हूं। उसके बाद देखिए अगला सवाल रक्त का लाल रंग किससे होता है? आरबीसी की वजह से, WBC या प्लेटलेट या प्लाज्मा? मैं कहूंगा आरबीसी आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्वी रोग कहा जाता है। अगला देखिए हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये बात मैं आपको बता चुका हूं साथियों। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं हृदय में? 4 कक्ष होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर का तापमान साथियों कितना होता है मुझे बताइए। देखिए ये तो डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए, अगर फॉरेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट जो है ना ये मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य तापमान है। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस ये मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है। ध्वनि की इकाई साथियों क्या होती है? तो ध्वनि की इकाई जो होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि अगर 70 से 80 डेसिबल है तो वो असहनीय होती है, दिक्कत होती है ना। जो नॉर्मल बातचीत इंसान करता है वो 30 से 40 डेसिबल में इंसान नॉर्मल बातचीत करता है। उसके बाद देखिए रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि रक्त मतलब ब्लड और चाप मतलब प्रेशर, यानी कि रक्त
ब्लड प्रेशर जब चेक करना होता है तो उसमें थर्मामीटर का इस्तेमाल थोड़ी ना किया जाता है, बैरोमीटर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, रक्तचाप को चेक किया जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर आपका सबसे सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, यानी कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार साथियों किस भाग में है? मैं कहूंगा भाग 3 में है मौलिक अधिकार, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर बात करें, 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है। अगर सवाल आए तो 5 वर्ष आपको लगा देना है। अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 21 साथियों किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, या शिक्षा के अधिकार से? तो मैं कह सकता हूं अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें इसी चीज का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 21 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है, जनसंख्या के हिसाब से साथियों उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, 75 जिलों में, है ना, 75 जिलों में लखीमपुर खीरी जो है ना ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें तो ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे यकृत की अगर बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाई जाती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है मुझे बताइए? साथियों ग्रेफाइट है, मोहा है, हीरा है, या तांबा है? तो आपका जवाब यहाँ पर जो होगा वो हीरा हो जाएगा, क्योंकि हीरा जो है ना ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान तो बहुत सारे देशों से प्रेरित है, इंग्लैंड से भी कुछ चीजें ली गई हैं, अमेरिका से, कनाडा से, यानी कि आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ये बात आपको साथियों यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि संविधान दिवस साथियों कब मनाया जाता है मुझे बताइए? संविधान दिवस साथियों देखिए 26 जनवरी को मनाया जाता है, या 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को मैं कहूंगा संविधान दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को भी नहीं मनाया जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन, यानी कि रक्त को, हमारे ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो गुर्दा जो है ना ये हमारे ब्लड को साथियों शुद्ध करता है। उसके बाद देखिए यूएनओ का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मैंने आपको बताया था साथियों, इसी क्लास में बताया। तो अगर आपको याद है तो एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगला देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं साथियों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ये सवाल पूछे जाएंगे साथियों, इसलिए इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर करते रहिएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहां होती है? देखिए ध्वनि की गति जो होती है सबसे तेज क्या हवा में होती है, जल में होती है? नहीं साथियों, सबसे तेज ठोस पदार्थ में होती है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। भारत का पहला उपग्रह साथियों कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें तो आर्यभट्ट जो था ना ये भारत का पहला उपग्रह था। उसके बाद देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा साथियों कब शुरू की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1930 में साथियों शुरू की थी, यानी कि गांधी जी की अगर बात करें तो दांडी यात्रा इन्होंने कब शुरू की थी? 1930 में साथियों शुरू की थी। आंसर आपका भी होगा। अब उसके बाद देखिए बाबरनामा के लेखक कौन है? हुमायूं है, बाबर है, अकबर है, या बीरबल है? तो आपका जवाब यहाँ पर बाबर ही हो जाएगा, यानी कि बाबरनामा के लेखक बाबर ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है मुझे बताइए? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जिनेवा में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, शोभ मंडल में, या समताप मंडल में? तो साथियों ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। आंसर आपका डी होगा। दूध का मुख्य घटक कौन सा होता है? प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, या कैल्शियम? मैं कहूंगा लैक्टोज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 204, 206 हड्डियां, या अगर बात करते हैं साथियों 208 या 210, तो 206 आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इंसुलिन का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, एफ बांटिक के द्वारा किया था। बिल्कुल साथियों, बांटिंग के द्वारा ही साथियों इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। आंसर आपका भी होगा। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है, पुलिस से है, न्यायपालिका से है, ग्रामीण विकास से या शिक्षा से है, तो साथियों ग्रामीण विकास से है पंचायती राज व्यवस्था का संबंध। उसके बाद देखिए कह रहे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये एक बार आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, है ना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से मैंने आपको बताया था स्कर्वी रोग होता है, लेकिन विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी नामक रोग होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कोलकाता को कहते हैं, सूरत को कहते हैं, या साथियों मुंबई को कहते हैं, या कानपुर को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस संस्था द्वारा की जाती है, तो कौन करता है, यूपीएससी थोड़ी ना करता है, एसएससी भी नहीं करता है, यूपीपीआर है ना, यूपीपीआरपीबी करता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, कितना समय लगता है साथियों, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल साथियों आप लोग देखिए, कह रहे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मल बोरलॉन्ग को, एमएस स्वामीनाथन को, मैं कहूंगा एमएस स्वामीनाथन को साथियों कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो फसल पर पड़ा था वो कौन सी फसल थी, मैं कहूंगा वो गेहूं थी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से, दुग्ध पालन से, तिलहन से, या उर्वरक उत्पादन से, मैं कहूंगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है साथियों ऑपरेशन फ्लड, तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। श्वेत क्रांति के जनक आपसे पूछे जा रहे हैं, सिर्फ श्वेत क्रांति के जनक अगर पूछे जाए तो वर्गीज कुरियन आपको बता देना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नीली क्रांति का संबंध साथियों किससे है, दूध से, कृषि से, मछली से, तो मैं कहूंगा मछली से साथियों नीली क्रांति का संबंध है, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जो दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो अपना उत्तर प्रदेश साथियों दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला देखिए, पीली क्रांति साथियों किससे संबंधित है, तो पीली की क्रांति की अगर बात करें, पा और ता ऐसे ध्यान रखेंगे, तिलहन उत्पादन से संबंधित है साथियों पीली क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साथियों 1960 के दशक में हुई थी। उसके बाद देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है, तो ये साथियों मुर्गी पालन से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, मत्स्य के उत्पादन में अग्रणी राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जिक्र यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद देखिए, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ी थी, तो हरित क्रांति साथियों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी थी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है ना ये घटी है या स्थिर रही है या बढ़ी है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों ये बढ़ी है, तो बढ़ी है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। पशुपालन किस आर्थिक क्षेत्र में आता है, तो पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, तृतीयक या सेवा क्षेत्र में आता है, तो पशुपालन की अगर बात करें तो ये पशुपालन जो है ना ये प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र में आता है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे अधिक भैंसें किस राज्य में पाई जाती हैं, तो सबसे अधिक भैंसों की अगर बात करते हैं साथियों यूपी पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, अपने प्रदेश में पाई जाती है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध सहकारी ब्रांड साथियों कौन सा है, तो कौन सा है, नंदिनी है, सुधा है, मदर डेयरी, अमूल का नाम साथियों ये आपने ज्यादा सुना होगा, इसलिए अमूल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, हरित क्रांति किस क्षेत्र तक सीमित रही, तो हरित क्रांति किस क्षेत्र तक सीमित रही आपसे पूछा जा रहा है, तो ये सिंचित क्षेत्र तक साथियों सीमित रही। उसके बाद देखिए करके, भारत में अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो अगर बात करते हैं अंडे उत्पादन की तो आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है अंडे के उत्पादन में। मत्स्य पालन में रोग
फिन रॉट किससे संबंधित है? तो ये साथियों किससे संबंधित है? ये मछली से संबंधित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, श्वेत क्रांति का आधार था, बताइए। श्वेत क्रांति का आधार जो था वो सातों सहकारी समितियां था, इसलिए सहकारी समितियां आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व में साथियों दुग्ध उत्पादन में जो भारत का स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा या चौथा है, इस बात का जवाब आपको साथियों कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है ना। तो ये साथियों 129 क्वेश्चंस की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से साथियों आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, वो आप लोग साथियों ध्यान रखिए। देखिए टेलीग्राम की अगर बात करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप यूपी होमगार्ड वाले बच्चों के लिए बनाया गया है साथियों, जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इसमें जैसे कि मैंने कल ही लगभग 50 एमसीक्यू इसमें डाले हैं, 50 एमसीक्यू की पीडीएफ इसमें डाली है। और इसमें जो भी कंटेंट आपको मिलेगा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, बिना किसी है ना पैसे के साथियों ये आपको दिया जाएगा। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, एक तो आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चंस के पोलिंग भी कराई जाएगी, पोल भी आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है वो साथियों व्हाट्सअप का ग्रुप है। इस व्हाट्सअप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपको ये जो यूपी होमगार्ड की क्लासेस हैं, इन क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे। और जो इस भर्ती की अगर बात करें, जो भी आपकी एग्जाम डेट परीक्षा तिथि है उसके बारे में जो जानकारी होगी वो आपको इसमें दी जाती रहेगी। तो ये दोनों ग्रुप को साथियों आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, है ना। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।